प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का सितंबर 2022 का अर्धवार्षिक आंकलन का पेपर। आप सब बड़ी उत्सुकता से हमें पूछ रहे थे कि पेपर कब आएगा। तो लीजिए अब आपको सॉल्व करवा देते हैं। ये ना सिर्फ अब के लिए बल्कि आने वाली कक्षाओं में भी आपको हेल्प करेगा। आप जान पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी थी, कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं। साथ ही आप जान पाएंगे कि किसी पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है। तीसरा होगा कि आप जान पाएंगे कि आपकी कमियां कहाँ रही। आप इसे सॉल्व करके सारे पेपर को अपने क्लास इंचार्ज से अवश्य ही चेक करवाएं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट। दूसरा है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये ई जो है ये ईस्ट के लिए है, यानी कि पूर्व के लिए है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं यानी कि सभी की सीमाएं किस देश से रखती हैं? तो इसका सही आंसर है नेपाल से। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो महेंद्रगिरी है, क्योंकि अनाईमुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? महेंद्रगिरी, क्योंकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अमरकंटक। मतलब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार। वयस्क अर्थात जिसने 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु को प्राप्त कर लिया हो। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? तो इसका सही आंसर आएगा राज्यसभा के सदस्य है, क्योंकि प्यारे बच्चों विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के और पंचायतों के सदस्यों को जनता खुद अपने बहुकीमती बहुमूल्य वोट के जरिए उन्हें चुनती है, तो वो सभी प्रत्यक्ष हो गए। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न राज्यों की सरकारों के द्वारा मनोनीत होते हैं, इसीलिए वो क्या हो गए? अप्रत्यक्ष। उन्हें जनता नहीं चुनती, तो इसीलिए वो अप्रत्यक्ष हैं राज्यसभा के सदस्य। उसके बाद है, इनमें से कौन उत्पादन के लिए आवश्यक है? भूमि, श्रम, भौतिक एवं मानव पूंजी या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन ने 1911 में। नेक्स्ट है 1905 में, क्योंकि 11 में तो रद्द हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। नेक्स्ट है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि नदियां जो हैं बाहरी या विदेशी व्यापार को बढ़ावा देती हैं, जिससे क्या होता है? विदेशी पूंजी हमारे देश में आती है और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जहां प्रतिनिधियों को सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है, या हम कहें कि देश के हर फैसले में जनता की सीधी भागीदारी है, ऐसी शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का क्या अर्थ है? देखिए, संविधान के प्रारंभ में कुछ विचार दिए गए हैं और कुछ आदर्श दिए गए हैं, और उन्हीं पर हमारा संविधान आधारित होता है। विचारों पर, आदर्शों पर, जो कि प्रारंभ में दिए गए हैं। किसके प्रारंभ में? संविधान के प्रारंभ में। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण बेरोजगारी के 2 प्रकार, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी इसलिए क्योंकि कृषि के कुछ कुछ महीनों में जो है कोई काम नहीं होता, ऐसे में मजदूरों को जो है बेरोजगार रहना पड़ता है, तो ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और अदृश्य बेरोजगारी क्या है? जब लोग क्षमता से कम काम करते हैं, अर्थात किसी काम में कम व्यक्तियों की आवश्यकता है परंतु अधिक लोग लगे हुए हैं। काम तो हो रहा है लेकिन इतने लोगों की आवश्यकता नहीं थी, तो ऐसे में वे लोग जो फालतू लगे हुए हैं, गिनती में अधिक लगे हुए हैं, उन्हें अदृश्य बेरोजगार कहेंगे। नेक्स्ट है, आर्य समाज आंदोलन पर टिप्पणी करें।
देखिए, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए, शिक्षा के प्रचार के लिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। उन्होंने आर्य समाज के द्वारा अज्ञानता, जाति प्रथा और सामाजिक कुप्रथाएं जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह या फिर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित जितनी भी ऐसी कुप्रथाएं थी उनके विरुद्ध आवाज उठाई और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने बहुत ही फेमस नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, मतदान के अधिकार का क्या महत्व है। हमें ये नहीं बताना कि मतदान का अधिकार क्या है, हमें ये बताना इसका महत्व क्या है, अर्थात इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नंबर 1, इससे व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि और शासक चुनने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा, ये सच्चे लोकतंत्र की आत्मा का प्रतीक है। यानी कि अगर कोई देश कहे कि मैं लोकतंत्र हूँ और वहाँ पर लोगों को मतदान का अधिकार ही प्राप्त नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हरी क्रांति का महत्व क्या है। तो खाद्यान्नों के उत्पादन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, कृषि आधारित उद्योग तेजी से बढ़ने लगे हैं, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग। इसमें कच्चा माल कहाँ से आ रहा है? कपास से। कपास कहाँ से आती है? कृषि से। तो कृषि आधारित उद्योग तेजी से बढ़ने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है, काकोरी की घटना का संक्षेप में वर्णन करें। देखिए, अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य संगठित और शस्त्रबद्ध तरीके से संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था और इसीलिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया गया, जिसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारी भी शामिल थे। और इस घटना को, क्योंकि काकोरी के स्थान पर ट्रेन को रोका गया था, इसीलिए इस घटना का नाम भी काकोरी की घटना पड़ गया था। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर बताएं। पश्चिमी घाट के देखिए जो मैदान है ये अरब सागर के तट पर फैला है और जो पूर्वी घाट का है ये बंगाल की खाड़ी के साथ फैला है। उसके बाद ये इस मैदान की चौड़ाई कम है, जो पश्चिमी घाट वाला है उसकी चौड़ाई कम है, जो पूर्वी घाट वाला है वो अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक चौड़ा है। फिर तीसरा पॉइंट है, इस मैदान में अधिकतर वर्षा गर्मियों में होती है। पूर्वी घाट में आएगा, इसमें अधिकतर वर्षा जो है वो सर्दियों में होती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की गुणवत्ता की व्याख्या करें। तो जनसंख्या की गुणवत्ता में क्या क्या आता है? आयु, लिंग संरचना, शिक्षा का स्तर, व्यावसायिक संरचना, स्वास्थ्य संबंधी दशाएं, ये सब जो मिलकर क्या बनाती हैं? जनसंख्या की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। अगर लोगों का आयु स्तर यानी कि उनकी औसत आयु अच्छी है और लिंग संरचना बराबर है, पुरुष और स्त्री बराबर हैं, और शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा और गुणात्मक है और लोगों के पास कौशल ट्रेनिंग्स हैं और स्वास्थ्य भी लोगों का बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हैं, तो इसका मतलब जो जनसंख्या होगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, या फिर आप हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य अंतर करें। तो हम यहाँ पर आपको हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बीच का अंतर करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान भी है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये सदा निरा हैं, अर्थात सारा साल इन्हें वर्षा का पानी प्राप्त होता रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो मौसमी हैं। जब बारिश होती है तभी पानी रहता है, अदरवाइज ये सूख जाती हैं। दूसरा, ये विस्तृत मैदान का निर्माण करती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो पठारी हैं और मतलब वो एक बहुत उपजाऊ भूमि नहीं दे पाती। तीसरा है, ये नदियाँ पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है कि ये नदियाँ जो हैं हिमालय से निकल रही ये ढाल के विपरीत चलती हैं, ढाल के विपरीत। जबकि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं ये अनुवर्ती हैं। अनुवर्ती का अर्थ है कि ये ढाल के साथ चलती हैं। उसके बाद है, इनसे नहरें निकालकर सिंचाई करना आसान है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की से नहरें निकालकर सिंचाई करना आसान नहीं है। नेक्स्ट है, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, और जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ जो हैं उसमें नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र किसी भी अन्य प्रकार की सरकार से बेहतर है, पक्ष में तर्क दें, यानी कि उसके सभी फायदे लिखने हैं। और या फिर क्वेश्चन है, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, समझाएं। यहाँ पर हम आपको लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क है उन पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको फाइनल एग्जाम में भी आएगा। सरकार का ऐसा रूप जिसमें जनता आप अपने शासक का चुनाव करती है, तो इसलिए लोकतंत्र बेहतर है क्योंकि लोगों को अपना शासक चुनने का मौका मिलता है। दूसरा, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। तीसरा, लोकतंत्र ही है जो मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। चौथा, ये व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। पांचवा, हर वयस्क नागरिक का अपना एक वोट है और हर वोट का समान मूल्य है, अर्थात हर व्यक्ति की वोट की पूर्ण वैल्यू है। ऐसा नहीं है जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में था। तो हमें उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। और इसी आशा के साथ कि आप आगे भी बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा।